हमने अपना अभियान जारी रखा। किश्तियों के किराए के लिए बचाकर रखे थोड़े से धन का प्रयोग कर हम हिचहाइक करते हुए हुक ऑफ हॉलैंड पहुंचे और इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड जाने के लिए एक बड़ी नाव पर सवार हो गए। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जहाज बहती लहरों पर धीरे धीरे हिचकोले खाने लगा। जब झटके से जहाज आगे बढ़ा और अस्थिर समुद्र में प्रविष्ट हुआ तो मैं विचार मग्न हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। 19 वर्ष की अवस्था में मुझे अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए थी, किंतु मैं ऐसी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता। क्यों मैं किसी और वस्तु पर गंभीरता से ध्यान नहीं लगा पा रहा था, सिवाय उन आदर्शों के जो मेरे दिमाग में भर गए थे। मुझे आध्यात्मिक जीवन की अस्पष्ट सी धारणा थी, किंतु मुझे अपने भविष्य की जरा भी भनक नहीं थी। मैंने नाव की बगल में कुछ जीवन रक्षक नौकाएं बंधी देखीं और उनसे प्रेरित होकर यह प्रार्थना करने लगा कि अनिश्चितताओं के समुद्र से बचाने के लिए इसी प्रकार की एक जीवन रक्षक नौका मेरी ओर भी फेंकी जाए। मुझे आदरणीय मार्टिन लूथर के ये शब्द स्मरण हो आए, यदि मनुष्य के पास कोई ऐसा आदर्श नहीं जिसके लिए वह मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं जिसके लिए वह जीवित रहे। उसी आदर्श की खोज में मैंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, किंतु आज मैं हवा में उड़ते हुए एक टूटे पत्ते के समान था, इससे अनभिज्ञ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अचानक धुंध के बादलों के पीछे से सुंदर सफ़ेद क्लिप्स ऑफ डावर दिखाई पड़ने लगे। नाव शीघ्र ही तट पर आ लगी। हमें अंग्रेजी अप्रवास केंद्र से ले जाया गया। जब वहाँ के अधिकारी हमें संदेह से घूरने लगे। गैरी लगभग 5 फुट 8 इंच का पतला व्यक्ति था और उसके लहराते भूरे बाल, दाढ़ी और लंबे चेहरे को देखकर अक्सर लोग कहते कि वह ईसा मसीह जैसा दिखता है। उसकी नीली जीन्स, हरी टी शर्ट और कैनवस के जूते पहने थे। उसकी पीठ पर अमेरिकी सेना का एक फटा पुराना बैकपैक और स्लीपिंग बैग बंधा था। जहाँ तक मेरा प्रश्न था, लंबे बालों की अपेक्षा मेरे किशोर जैसे चेहरे पर अभी तक दाढ़ी मूछों का एक बाल भी नहीं उगा था। मैंने धूसर रंग की पतली धारी वाली जीन्स, काली जैकेट और बंद गले की टी शर्ट पहनी थी। मेरे परिचितों के लिए यह काली जैकेट मेरी पहचान बन गई थी। 1 साल से अधिक समय से मैं लगातार उसे रोज पहन रहा था। एक बदरंग भूरा बैग और स्लीपिंग बैग मेरे कंधे से लटके थे और मेरे पैरों में मृग चर्म के जूते थे। पंक्ति में खड़े हम लोग सरकारी अफसरों की तीखी निगाहों और टिप्पणियों के निशाने थे। मेज पर पहुंचकर हमने सहमते हुए अपना अमेरिकी पासपोर्ट आगे किया। बदले में हमें तुरंत ही एक कमरे में खींच ले जाया गया। कुछ मिनट बाद 2 कस्टम अधिकारी और एक बॉबी पुलिस का सिपाही अंदर आए और हमें घूरने लगे। उनके प्रमुख ने स्लेटी रंग का सूट और भूरी टाई पहनी थी। उसने आदेश दिया, इनकी तलाशी लो, इनके पास नशीले पदार्थ हो सकते हैं। मेरे बैग की चीज़ों को मेज पर उलटने के बाद उन्हें एक हरी टी शर्ट, एक जोड़ी पजामे, एक टूथब्रश, बालों का ब्रश, साबुन की एक टिकिया, बाइबल और रेंडल्स आइलैंड पर मिले पर्चे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। उनका मुंह चढ़ गया। बस यही है तुम्हारे पास? झेपते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ बस यही है सर, और साथ में यह। मैंने अपनी हारमोनिका दिखाई। गैरी की भी तलाशी ली गई। फिर एक और भारी प्रश्न आया, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जब हमने उन्हें अपनी अल्प धनराशि दिखाई तो उनकी खींच कोप में बदल गई। उनके प्रभारी का चेहरा लाल हो गया। हमें तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए, उसने थूकते हुए कहा। हम तुम्हारे सारे गंदे बाल काटकर तुम्हें जेल में डाल देंगे। बॉबी की ओर मुड़कर उसने आदेश दिया, कैंची लाओ और खोपड़ी तक के सारे बाल काट डालो। तब उन्होंने हमें निर्वस्त्र कर दिया और बारीकी से हमारी वस्तुओं की जांच की। फिर उन्होंने हमारी ऐसी गहन पूछताछ की जिसने हमारे दिमाग को चाट ही लिया। अंत में यह कहकर तुम एक बड़ी मुसीबत में हो, पैर पटकते हुए वे बाहर निकल गए। चिंता के मारे हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हम लगभग 1 घंटा चुपचाप बैठे रहे, बेचैनी से अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करते हुए। अंततः 2 बॉबियों के झटके से दरवाज़ा खोला, हमारी बाहें पकड़ी और धकेलते हुए एक गलियारे में ले गए।
जब हम कस्टम के पास पहुंचे, उन्होंने हमें धक्का मारकर दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। एक भी गलत हरकत और तुम जेल की हवा खाओगे। यह कहते हुए उन्होंने हमारे पासपोर्ट पर ठप्पा मारा और हमें छोड़ दिया। घबराए हुए हम सड़क के किनारे आ खड़े हुए। इंग्लैंड में ग्रामीण परिवेश की सुंदरता को निहारते हुए हमने लिफ्ट मांगने के लिए अपना अंगूठा ऊपर उठाया। एक कार रुकी और हम उसमें बैठ गए। कार में बैठी एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया और उनका स्कॉटिश टेरियर कुत्ता हमारी गोद में कूद पड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? युवती ने पूछा। मालूम नहीं, गैरी ने उत्तर दिया। बियर की बोतल से घूंट लेते हुए युवक ने कहा, हम ऑयल ऑफ वाइट में हो रहे रॉक फेस्टिवल में जा रहे हैं। हमारे साथ चलो दोस्तों। गैरी और मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। सफ़र आगे बढ़ा। रास्ते भर कुत्ता भौंकता हुआ हमारे मुंह चाटता रहा। हम नाव से उस द्वीप पर पहुंचे और शीघ्र ही हिप्पियों के झुंड में शामिल हो गए। यह एक विशाल समारोह हरे भरे पहाड़ों और घाटियों के बीच मनाया जा रहा था। प्रवेश द्वार पर क्रोधित पुलिस खूंखार कुत्ते लिए बैटिकेड दर्शकों से भिड़ रही थी, जबकि पीछे जोरों से रॉक बैंड बज रहे थे। 3 दिन और रातों का शानदार समारोह जोर से चल रहा था। हवा हशीश के धुएं से भरी थी। चारों ओर लोग नशापन में मस्त थे। पास के एक छोटे टीले पर युवक युवतियां एक साथ कीचड़ में सने फिसल रहे थे। उनसे कहीं अधिक अर्धनग्न लोग संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। एक रात भारी बारिश हो रही थी। गैरी और मैं मंच से कुछ ही दूर खड़े थे। तभी जिमी हेंड्रिक्स मंच पर आए। उन्होंने ढीली आस्तीनों वाला नारंगी रंग का वेलवेट सूट पहना हुआ था। वे काफ़ी हताश दिख रहे थे। मस्ती से गिटार बजाकर लोगों को चकाचौंध करने वाले इस शोमैन का जो रूप मैंने पहले देखा था, आज दूर दूर तक वह नज़र नहीं आ रहा था। आज रात वे एक गंभीर संगीतज्ञ लग रहे थे। उन्होंने स्टार स्पैंगल्ड बैनर, अमेरिका का राष्ट्रीय गीत, एक रॉक रूपांतरण गाया। मेरी पीढ़ी के लिए वे एक हीरो और हिप्पियों के मसीहा थे। वे हमेशा स्वच्छंदतापूर्वक जीवन का संदेश देते थे, ऐसा संदेश जो परंपरागत समाज शैली का विरोधी था। मेरे लिए उसका अर्थ था कि मैं लोकमत को अनदेखा कर अपने हृदय की पुकार सुनूं। गरजता संगीत मानो पहाड़ियों को हिला रहा था, सागर को मथ रहा था और बादलों को छितरा रहा था। लेकिन मेरे भीतर की खामोशी, जैसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया था मैंने, वह संगीत से कहीं ऊंची थी। समारोह के पश्चात गैरी और मुझे लंदन जाने वाली एक वैन में लिफ्ट मिल गई। उसमें बैठे सहयात्री काफ़ी उद्दंड प्रकृति के थे। वैन में बैठे बैठे मैंने अपना बैग टटोला और वह पर्चा निकाला जो उस विचित्र साधु ने रेंडल आइलैंड पर मुझे दिया था। पर्चे में पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति का चित्र था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर बादामी आंखें आध्यात्मिक आनंद से चमक रही थीं। यद्यपि वे वृद्ध थे, तथापि उनकी भाव भंगिमाएं एक बालक की मासूमियत से भरी थीं। उन्होंने बंद गले का एक स्वेटर पहना हुआ था और उनकी मुस्कान से शांति झलक रही थी। मैं नहीं जानता था कि वे कौन थे और कहाँ से आए थे, किंतु मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा, यदि संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो वह इन्हीं के पास है। कुछ समय पश्चात हम लंदन के एक उपनगर में एक छोटे से घर में उन मित्रों के साथ रहने लगे जो हमें ऑयल ऑफ वाइट में मिले थे। एक मित्र समाचार पत्र पढ़ रहा था कि अचानक उसका चेहरा फीका पड़ गया और वह अवसादग्रस्त हो गया। क्या हुआ? हमने पूछा। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, जिमी हेंड्रिक्स नहीं रहे। अरे नहीं, क्या हुआ? मैंने पूछा। हमारे मेजबान ने धीरे से समाचार पत्र नीचे रखा। लंदन के अखबार के अनुसार कल रात उन्होंने नींद की अत्यधिक गोलियों का सेवन कर लिया था और उल्टी से दम घुटकर उनकी मृत्यु हो गई। गैरी ने हाथों से अपना सिर थाम लिया। मुझे लगा मानो मेरी सांस रुक गई हो। मुझे इससे क्या सीखना चाहिए? मैंने स्वयं से पूछा। हेंड्रिक्स के पास इतनी कम उम्र में इतना धन, नाम, विलक्षण प्रतिभा थी जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट थे।
हमारी पीढ़ी के ये पूजनीय व्यक्ति अपनी ही अति का शिकार हो गए। हजारों लोग घोषणा कर रहे थे कि सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल विकसित जीवन शैली के तरीके हैं। स्वच्छंदता उनके जीवन का नारा था, किंतु क्या वास्तव में वे स्वाधीन थे? मैंने उन सभी भले लोगों के बारे में सोचा जिनसे मैं मिला था और जो हिप्पी आंदोलन के भाग थे, किंतु मुझे वे लोग भी याद आए जो वहशी, जंगली और कृतघ्न प्रतीत होते थे। मैंने विचार किया कि कैसे कृतज्ञता वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाइयों को सिखाया था। क्या मैं वास्तव में इस हिप्पी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था? मैं निश्चित ही अपने माता पिता की पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था, फिर भी किससे तालमेल बैठा था? हे भगवान, कृपा करके मुझे मार्ग दिखलाइए। इन विचारों के साथ मैंने जिम्मी के लिए प्रार्थना की। जिस आंदोलन के लिए मैंने अपने समाज और परिवार के मानदंडों को त्यागा था, उसके प्रति मेरा मोह पहले से ही भंग होना शुरू हो चुका था। कभी मैंने एक सपना देखा था कि हिप्पी आंदोलन समाज की चेतना को जागृत करेगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के विनाशकारी तत्व, जैसे विरोध के लिए विरोध एवं अपने सुख के लिए कुछ भी करो, उसकी अच्छी बातों पर हावी हो रहे थे। जिमी हेंड्रिक्स की त्रासद मृत्यु के साथ ही मेरा सपना भी लगभग मर गया। फिर भी जैसे मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति जीने के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही अपनी पीढ़ी के इंद्रिय भोगों में मैं ऐसे कूदने वाला था जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था।